यस फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो हम लोग आज बिगिन कर रहे हैं अपना डिस्कशन इंटीग्रेशन का। ठीक है, आपको पिछली क्लास के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और वरना मैं इंटीग्रेशन का डिस्कशन बिगिन कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन हमने मोर और लेस खत्म कर लिया है, मैक्सिमम मिनिमम भी लास्ट क्लास में बात कर लिया है। कोई डिस्कशन आपको करना है तो एक बार पूछ लीजिए, एल्स आई एम बिगिनिंग विद द न्यू पोर्शन ऑफ दिस कैलकुलस पार्ट। चलिए, कोई डाउट्स हो तो आप अलग से भी मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अभी मैं फिर इंटीग्रेशन बिगिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिख दीजिए, इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन। इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन। लोगों को जो जोड़ना होता है, लोगों को जब हम जोड़ते हैं, इंडिया के सारे लोगों को जोड़ देते हैं, तब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड इंडिया की। इंटीग्रेशन टिपिकली मीन्स एडिशन। इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन। ओके, एडिशन के लिए समेशन वर्ड आपने बचपन से पढ़ा है। समेशन भी इंटीग्रेशन जैसा ही है कुछ। समेशन में हम ऐसा करते हैं, समेशन में ये कुछ लेंथ्स हैं जैसे अलग अलग, इनको ऐड करते हैं। जो डिस्क्रीट एडिशन है, डिस्क्रीट एडिशन इज कॉल्ड समेशन। और सिंबल ऑफ समेशन ये होता है, ये आपने पढ़ा है। डिस्क्रीट एडिशन कुछ यहाँ है कुछ यहाँ है। मैं सपोज लेंथ ऐड कर रहा हूँ, छोटी लेंथ ये, एक छोटी लेंथ ये, एक छोटी लेंथ ये, एक छोटी लेंथ ये। अगर ये अलग अलग हैं तो इनके एडिशन को हम लोग समेशन कहते हैं। बट कंटिन्यूस एडिशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अगर ये कंटिन्यूस होता, कुछ इसमें ब्रेक नहीं होता, अगर ये कंटिन्यूस होता है, लेंथ को मैं यहाँ से यहाँ तक ऐड कर देता, हर छोटी छोटी लेंथ को, इस लेंथ को ऐड करता, इस लेंथ को ऐड करता, इस लेंथ को ऐड करता, इस लेंथ को ऐड करता। अगर मैं छोटी छोटी लेंथ्स को ऐड करता और उनमें कोई ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूस अगर ये होता, तो कंटिन्यूस एडिशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिस्क्रीट एडिशन इज कॉल्ड समेशन। समेशन का ये सिंबल है। और अगर हम इंटीग्रेशन का सिंबल बनाए, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इसका सिंबल ये ऐसा है। ये बेसिकली एस से आया है, एस फॉर समेशन, एस फॉर समेशन। बट ये थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया, थोड़ा कर्व ज्यादा दे दिया इसको, ताकि आप पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाए। तो वी हैड सम फन, सिंपल थोड़ा सा उन्होंने स्टाइलिश बनाया है। ओके, सो discrete addition is called summation and continuous addition is called integration. हम लोग इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। अगली लाइन में लिख दीजिए, इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज एंटी डेरिवेटिव। मतलब बेसिक बात यह है, जैसे एडिशन का एंटी ऑपरेशन है सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक दूसरे के एंटी हैं। जो एडिशन से अकम्प्लिश होता है, उसका उल्टा वापस सब्सट्रैक्शन से अकम्प्लिश हो जाता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी एक दूसरे के एंटी हैं। मल्टीप्लिकेशन से जितने गुना चीज बढ़ जाती है, डिवीजन से उतने ही गुना चीज कम हो जाती है। सेम होल्ड्स गुड फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट
ऐसा लिख दीजिए आप, इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, reverse of differentiation. Integration is opposite of differentiation, or it is complementary, ऐसा बोल देते हैं. Integration is complementary to differentiation. मतलब इस बात का सीधा से ये है कि अगर a को डिफरेंशिएट करके हमको b मिलेगा, तो b को इंटीग्रेट करके हमें वापस a मिल जाएगा. एंटी डेरिवेटिव है ना, पूरा ऐसा ही लिख दीजिए, पूरा लिख दीजिए. इफ differentiation of a produces b, differentiation of a produces b, then integration of b will give us back a. अगर a को डिफरेंशिएट करने से b मिलता है, तो b को इंटीग्रेट करने से वापस a मिल जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन इन्हें एंटी डेरिवेटिव. ठीक है, ओके. अब लिख दीजिए हाउ टू राइट and read an integration expression, how to read and write an integration expression. अगर हमें क्वेश्चन कहता है cos x का इंटीग्रेशन फाइंड करिए, अगर क्वेश्चन कहता है cos x का इंटीग्रेशन फाइंड करिए, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos x. पर अभी ये इनकम्प्लीट है, इसमें आपको ये भी साथ में लिखना पड़ेगा dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन of cos x with respect to x. इसे ऐसा कभी नहीं लिखते कि dx पहले लिख दें और cos x बाद में लिख दें. ये पहले आता है, फिर ये with respect to वाला टर्म बाद में आता है, ये पहले यहाँ नहीं आता. इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to x. dx का तो मीनिंग आप जानते ही हैं, इसमें d अलग से d के कोई डायमेंशंस नहीं है, आप d से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं. dx मतलब स्मॉल x, वेरी स्मॉल x, इसको d से मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है, d का अलग से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. छोटे x को dx कह देते हैं, d से कहीं कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, छोटे x को dx कह देते हैं, राइट. इसी तरह से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, ऐसा कुछ, इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर n dz, ऐसा. ये हमारे इसको लिखने की भाषा है. इस तरह हम इन चीजों को लिखा करेंगे. सर इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z x कैसे हो? श्यामबाबू शर्मा, आप कुछ कह रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिए. सर इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे हो सकता है? फिर से बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ y x के रिस्पेक्ट में कैसे हो? हाँ, वो मैं बात कर रहा हूँ आपसे. बात ठीक पूछे आपने, अच्छा क्वेश्चन है कि भाई y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कैसे कर सकते हैं. बिल्कुल सही, शाबाश. इस इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए इफ यू वांट, ये तो जैसे बढ़िया है, आपने सही कहा यार कि ये तो t का फंक्शन है, t से इंटीग्रेट कर सकते हैं. ये z का फंक्शन है, ये z से इंटीग्रेट कर सकते हैं. पर ये y और ये x है, कंपैटिबिलिटी नहीं है. बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि ये t का फंक्शन है, t से के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी है. z का फंक्शन है, z से इंटीग्रेट कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी है. पर यहाँ कंपैटिबिलिटी दिख नहीं रही है.
इस इंटीग्रेशन को अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं न्यूमेरिकल्स में, जरूरी हो जाती हैं जब कंपैटिबिलिटी नहीं आती है। अगर पॉसिबल होता है हमारे लिए तो हम पहले y को x के फंक्शन के रूप में कहीं से कहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप इसके आगे लिख दीजिए, टू बी एबल टू कैरी आउट दिस इंटीग्रेशन फर्दर, टू बी एबल टू कैरी आउट दिस इंटीग्रेशन फर्दर, we must express y as a function of x. We must first express y as a function of x, and then proceed ahead. Got it? बिल्कुल सही आपने कहा, ये कंपैटिबिलिटी चाहिए। ये z का फंक्शन है, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये जो y है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। अगर आप इस डिफरेंशिएशन को मुकम्मल करना चाहते हैं तो पहले आप y एक्सप्रेस करिए एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर ये ऐसी इक्वेशन कुछ बन जाएगी x² + 2x, ऐसी कोई इक्वेशन बन जाएगी, हाँ, तो in that case now this is compatible. Now this integration can be carried out. Right? All right. अब फिर हेडिंग दे दीजिए, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dz, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dz। इसमें बस मैं केवल इस बात का अपने उपयोग कर रहा हूं कि ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के एंटी होते हैं। अगर ये साथ साथ आएंगे तो हमें ऑपोजिट ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। जो इंटीग्रेशन में होगा उसका उल्टा डिफरेंशिएशन में होगा, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर बस z आएगा। ये बड़ा क्रूड मेथड है इसे पढ़ाने का, बड़ा इंडियन जुगाड़ मेथड है, परंतु इट वर्क्स। शुरू में अच्छा रहता है। अगर ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सिंबल चिपके आएंगे तो ये कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही लिख दीजिए, एक लाइन लिख दीजिए। तानिया श्रीचंद, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूं आपको। जब आपको कुछ बोलना हो तो आप ऑन कर लीजिएगा प्लीज, अदरवाइज as much as possible keep yourself muted, right? चलिए, तो ये बढ़िया शानदार बात हमने आपसे की है कि if integration and differentiation symbols appear together, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और स्क्रीन ऑन करके भी बातचीत बड़े आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज कीप योरसेल्फ म्यूटेड और बहुत ज्यादा ध्यान से सुने, स्पीड भी बढ़ने वाली है अब। ओके, तो मैं आपसे ये कह रहा था, whenever integration sign, integration symbol and differentiation symbol appear together with no other variable term in between, then the integration operation and differentiation operation nullify each other. Then the integration operation and the differentiation operation nullify each other. अगर ये एकदम चिपके आ रहे हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बस। तो जो भी उसके बाद है that will be the answer. The function left will be the answer. Integration of dz is z, integration of dt is t, integration of dy is y, integration of d theta is theta.
ये अगर चिपके चिपके आ रहे हैं ना तो बस ये कैंसिल कर देंगे और बस आंसर थीटा आ जाएगा। जो भी इंटीग्रेशन करेगा उसका उल्टा डिफरेंशिएशन कर देगा, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, पर अगर ये इस फॉर्म में है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो फिर ये डी ऑपरेशन और ये इंटीग्रेशन ऑपरेशन के बीच में कोई वेरिएबल टर्म आ गया, कांस्टेंट आता तो मैं इसको ब्रैकेट के बाहर ले जाता। ये वेरिएबल टर्म बीच में आ गया ना तो अब ये कैंसिल नहीं हो सकते, अब ये कैंसिल नहीं हो सकते। हाँ, अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx होता, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx होता तो फिर तो ये आइसोलेटेड कांस्टेंट नहीं है, फिर मैं इसको बाहर ले जाता और फिर ये दोनों चिपके चिपके कैंसिल हो जाते, तो ये आंसर इसका 2x आ जाता। अगर इंटीग्रेशन सिंबल और डिफरेंशिएशन सिंबल के बीच में कोई वेरिएबल टर्म है तो फिर ये ऑपरेशन डायरेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करने का नहीं हो पाएगा। यही तो अब हमें फॉर्मूले पढ़ने हैं। गॉट इट? अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो प्रोसेस के ऑपरेशन के बाहर लाया जा सकता है, उसके बाद ये चिपके चिपके टर्म्स आ जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर बचेगा 2 इनटू वेरिएबल। ओके, ऑलराइट, अब आप हेडिंग दे दीजिए ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको याद दिला दें, आपसे पूछ लेते हैं, आप बता दीजिए मुझे ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या था? सर स्लोप। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। दानिश भाई बोलिए। स्लोप। हाँ, बिल्कुल सही बताया। तो चलिए पहले यही लिख लेते हैं ब्रैकेट में, पहले इसी का जवाब लिख लें। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन of differentiation, geometrical interpretation of differentiation is calculation of slope of a graph at a point, is calculation of slope of a graph at a point। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी ग्राफ के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप डिटरमिन करना। वैसा ही हम इंटीग्रेशन का क्या इंप्लीकेशन है वह बता रहे हैं। अगली लाइन में लिख दीजिए, इंटीग्रेशन फैसिलिटेट्स कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ अ कर्व, एरिया अंडर अ कर्व, एरिया अंडर अ कर्व। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये कोई ऐसा कर्व है, मुझे इसके अंदर एरिया निकालना है, मुझे ये एरिया निकालना है। अगर ये कर्व एक रेक्टेंगल होता या ट्राइंगल होता, कोई भी रेगुलर फिगर होता तो उसके एरिया का फॉर्मूला मुझे आता है। ट्रिपेजियम भी होता तो मैं उसका एरिया निकाल लेता, पर ये कोई रैंडम फिगर आया है क्योंकि y कुछ ऐसा कुछ तो भी फंक्शन है, ऐसा कुछ फंक्शन है, मे बी y x का ऐसा फंक्शन है। अब इसका ग्राफ हो सकता है ऐसा आया हो। अगर ये एक रेगुलर फीचर फिगर होता जिसके एरिया का फॉर्मूला मुझे आता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर ये थोड़ा इरेगुलर फिगर है। अब इसके एरिया को निकालने के लिए मुझे फिर इंटीग्रेशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये y x का ऐसा कुछ तो भी रैंडम फंक्शन है, इसलिए y और x के बीच में ग्राफ ऐसा आया है, y और x के बीच में ग्राफ ऐसा आया है। अब इसको एरिया कैलकुलेट करने का कुछ बड़ा अलग ही टिपिकल मेथड है, वो रेगुलर फिगर तो है नहीं। अब हम लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे आप एक बहुत ही छोटा रेक्टेंगल कंसीडर करिए, बहुत ही छोटा रेक्टेंगल कंसीडर करिए। इस रेक्टेंगल की हाइट y है और इसकी विड्थ, इस रेक्टेंगल की विड्थ dx है।
ठीक है, ऐसा मैं नीचे लिख भी दे रहा हूँ उसके बारे में, और ये आप डायग्राम में बना भी लीजिए। अब देख रहे हैं इसका एरिया फाइंड करने का तरीका क्या है। कंसिडर एन एलिमेंट्री सेक्शन, एलिमेंट्री सेक्शन कहते हैं, ये हमारे लिए बड़ा की वर्ड होता है, बहुत हम इसे यूज करेंगे। कंसिडर एन एलिमेंट्री सेक्शन, here it is a rectangle, ये एलिमेंट्री सेक्शन किसी भी सिमेट्रिकल शेप का हो सकता है। ये बड़ा ही की वर्ड रहेगा हमारा, में से बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे। here it is a rectangle of height y and width dx। मैंने इसको कहीं एक ऐसा जहां ये थोड़ा कर्व फ्लैट था ना, वो पोर्शन चूज कर लिया। यहाँ ये रेक्टेंगल चूज नहीं किया, जहां ये कर्व फ्लैट था उस पोर्शन को चूज कर लिया, ताकि इसके हर पॉइंट पे y की वैल्यू फिक्स्ड है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया मुझे निकालना आता है। मैंने एक बहुत ही इनफाइनेटेसिमली स्मॉल रेक्टेंगल कंसीडर किया है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल रेक्टेंगल कंसीडर किया है, और इसके एरिया चूंकि रेक्टेंगल है, मुझे अननोन पे जाना है, तो किसी नोन का सहारा लेके ही जाऊंगा। मैं रेक्टेंगल का सहारा लेके इस पूरे कर्व का के अंदर एरिया निकालना चाहता हूं। अब आगे लिख दीजिए, द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री रेक्टेंगल ऑफ दिस स्मॉल भी लिख दीजिए, स्मॉल एलिमेंट्री रेक्टेंगल। तो स्मॉल एलिमेंट्री रेक्टेंगल है, इसका एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये है y इनटू dx। इसका एरिया है y इनटू dx, और ये स्मॉल एरिया है इसलिए इसका नाम है dA। एक स्मॉल एलिमेंट्री, एलिमेंट्री का तो मतलब ही है कि बहुत स्मॉल, जिससे ये मिलके बना हो। एक बहुत स्मॉल एलिमेंट्री सेक्शन लिया, बहुत स्मॉल एलिमेंट्री सेक्शन लिया विड्थ dx का, और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला। ये पोर्शन अगर मैं फ्लैट मान पा रहा हूं तो हाँ ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया y इनटू dx आ गया। तो स्मॉल एरिया है, इसका नाम है dA। अब हमारा असली बात है, हमारा कहना है कि हम ये मान सकते हैं कि ये जो कर्व है, ये ऐसे कई सारे रेक्टेंगलों से मिलके बना है, ऐसे कई सारे रेक्टेंगलों से मिलके बना है। यहाँ ये रेक्टेंगल तो नहीं दिख रहा, पर मैं इसका और छोटा पोर्शन लेता, और छोटा पोर्शन यहाँ लेता। जैसे यहाँ भी मैं बहुत ही अगर छोटा पोर्शन लूं, बहुत ही छोटा पोर्शन लूं, तो ये वाला पोर्शन फ्लैट माना जा सकता है, बहुत ही इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। हमारा ये कहना है कि जो पूरा कर्व है ये ऐसे कई छोटे छोटे रेक्टेंगलों से मिलके बना है। ऐसा आप लिखिए, the given area is made up of, the given area is made up of many such infinitesimally small rectangles, infinitesimally small rectangles। ये जो ग्राफ है ये कई छोटे छोटे रेक्टेंगलों से मिलकर बना हुआ है, और अगर मैं इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर दूं तो मुझे टोटल एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। ऐसा लिख दीजिए, टोटल एरिया अंडर द कर्व, टोटल एरिया अंडर द कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड, टोटल एरिया अंडर द कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड बाय adding areas of all such small rectangles, areas of all such small या फिर elementary rectangles, all such elementary rectangles। और आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन मीन्स एडिशन। हाँ तानिया, आपको कुछ पूछना है, प्लीज बोलिए।
Tanya, do you want to ask something? You have raised your hand. Sir, can I ask you in personal? Can you? What do you want to ask? Question, please. You are welcome. पूछिए. Sir, it's my first day and I don't know anything. I'm not understanding anything. Okay. इसके बारे में बाद में बात करेंगे. वैसे अभी आप ट्राई कर सकते हैं, समझ में आएगा आपको. अगर अभी आप लॉग आउट भी कर सकते हैं. व्हाट्सएप पे बात करिए. ठीक है, अभी आप लॉग आउट कर सकते हैं. ऐसा आपको फील आएगा कि नहीं समझ में आ रहा, और फिर भी आप बने रहेंगे तो मुझे तो लगता है समझ में आएगा. बहुत बेसिक से मैं बात कर रहा हूँ. इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस, व्हाटएवर यू फील लाइक. अबाउट दैट विल टॉक लेटर ऑन. कंटेंट से डिस्कशन कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ कर लीजिए, अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे सेपरेटली इंटरैक्ट करिए. ठीक है. Okay, sir. Thank you. हाँ, इन डिस्कशंस का किसी भी पुरानी क्लास से कोई ताल्लुक नहीं है, बट कोई स्टूडेंट ने कोई क्लास मिस की होती है तो साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज उसको होता है. साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज के कारण बस ऐसा लगता है कि मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, हालांकि आप परसिस्ट करें तो समझ में आ जाता है, और एंटायर रिकवरी विल बी गिवन. व्हाटएवर आई हैव टॉट, इस पूरे की सारी रिकवरी जल्दी ही फिर से दी जाएगी लाइव. आई विल बी टेकिंग अगेन. लॉकडाउन खुल जाता है तो उसके बाद पूरी लाइव, अदरवाइज यहीं पर सेपरेट लेक्चर्स उनके फिर से होंगे जिन लोगों ने कुछ क्लासेस मिस की हैं. जस्ट डोंट वरी, इफ यू हैंग ऑन तानिया, you will be able to understand. Otherwise, it's absolutely your choice. Don't worry, don't panic. Fine. मैं आपसे कह रहा था कि ये जो ग्राफ है, पूरा जो एरिया है, ये कई छोटे छोटे रेक्टेंगलों से मिलकर बना है. ये कई छोटे छोटे रेक्टेंगलों से मिलकर बना है, और हम ऐसे सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर देना चाहते हैं. ये एक एलिमेंट्री सेक्शन का एरिया है. अब ऐड करना है तो ऐड करना यानी कि इंटीग्रेशन. ऐड करना यानी कि इंटीग्रेशन. तो मैंने पहले इक्वेशन ये लिखी थी कि dA इज इक्वल टू y dx. अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू y dx. इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx. ओके. अब ये दोनों तो चिपके चिपके आ रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा एरिया जो भी आपको चाहिए था. ये स्मॉल एरिया है, डी मतलब स्मॉल एरिया, और ये मतलब सारे स्मॉल एरियाज का सम, सारे छोटे छोटे एरियाज का सम जो कि ए है. तो ये इसका आंसर, बस आपको अभी यहीं रोकना पड़ेगा. ये इसका आंसर. ये चैप्टर्स भी वैसे काफी हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह, कैलकुलस. इनिशियली थोड़ा परसिस्ट करना ही पड़ता है आपको, थोड़ा परसिवियर करना पड़ता है, पेशेंस आप दिखाते हैं तो ग्रेजुअली ये चीजें दिमाग में बैठती हैं. जैसे मेरे ख्याल से जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड की हैं उन्हें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होगा. कॉन्फिडेंस है तो यस बोल दीजिए. यस सर. शुक्ला ने बोला, अर्णव जैन ने बोला, और कौन? Yes, sir. Yes, sir. श्वेता शर्मा. Yes, sir. Amber Singh, very good. Swaraj Gupta. Yes, sir. Fine, fine. यस सर. Right. Aryan Namdev. Thank you. Thank you. This is quite motivating. And you can keep on asking your questions again and again and again and again. I will never be fed up of your queries. I'll answer them every time with the same patience. I understand कि 10th से 11th ये क्वांटम जंप है, और इसमें सेटल होने में आपको टाइम लगता है. हाँ, इन चैप्टर्स का फोबिया रहता है. इन्हें कई बार आपको सुनना होगा, कई बार आपको इनके नोट्स पढ़ने होंगे, कई बार आपको इनके थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे. और इनमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चंस आप कहीं टेक्स्ट बुक्स में से या गाइड्स में से करेंगे तो थोड़े से इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, और उनसे भी हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है. तो थोड़े अभी लो लेवल के क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करिए. वैसे भी खासतौर से इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में और इवन वेक्टर्स में जो हमने पढ़ा है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना 11th 12th की फिजिक्स में काम आए.
बहुत ज़्यादा हाई लेवल के डिस्कशंस करेंगे तो शायद आपको जो कॉन्फिडेंस है वो भी हो सकता है कम हो जाए। वो इनिशियली थोड़ा लेवल कम रखिए, इनको परफेक्ट मास्टर करिए। जो नोट्स में आपके लिखी हैं बातें इन्हें कई बार पढ़ लीजिए। जब ये आपकी हैबिट में आ जाएंगे तो फिर दिस विल बी योर स्ट्रेंथ। यही वीकनेस भी होती है लोगों की, लोग इसी को फोबिया मानते हैं, और जो इनको समझ जाते हैं उनकी ये ताकत बन जाती है। तो आप इसे अपनी ताकत में कन्वर्ट करिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज आई एम देयर फॉर अनकंडीशनल सपोर्ट। मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा कि यार ये आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं, मैंने पढ़ाया तो था। नेवर। आप पूछोगे और मैं उतनी शिद्दत से और उतनी बिगिनिंग से, उतनी बेसिक से फिर आपसे सारी बातें करने के लिए तैयार हूँ। आप हेजिटेशन मत करिए और क्वेश्चंस पूछते जाइए जब जो जैसा आपके मन में आए। कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछते जाइए। कभी कभी आई मे स्नब यू कि क्लास की क्योंकि कंटिन्यूटी से बिगड़ती है समटाइम्स, बट देन लेटर ऑन मे बी ऑन व्हाट्सएप सेपरेटली मैं आपसे उसको जरूर सेम डे टेकअप कर लूंगा। ओके, तो बात हम समझ गए कि एरिया अंडर द ग्राफ का ये फॉर्मूला है। अब इसके आगे अभी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि y और x में क्या रिलेशन है। आगे फिर से लिख दीजिए। तो गो अहेड इन परफॉर्मिंग द इंटीग्रेशन ऑपरेशन, to go ahead in performing the integration operation, we must have an equation of y. We must have an equation of y in terms of x. We must have an equation of y in terms of x. We must have an equation of y in terms of x. बस तो फिर हमारा वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस आगे हो जाता। अभी मैंने खाली आपको ये बताया कि इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर अ ग्राफ। DA एक छोटे से सेक्शन का एरिया था और उन सारे एलिमेंट्री सेक्शंस के एरिया को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ मिल जाएगा। बस, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन ओरिएंटेड डिस्कशन ये नहीं है, पर हाँ टर्मिनोलॉजी डेवलप हो रही है अभी। इस पर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे या इस मेथड से एक्चुअली आप कोई एरिया कैलकुलेट करोगे, ऐसा काफी कम ही होगा। असली काम तो यही है कि जब हम आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले दे देंगे तो बस उन फॉर्मूले को बाय हार्ट करके आप उनको यूज करते रहिए। एप्लीकेशन, ऑल दिस इज अ बिट ऑफ बैकग्राउंड। वी आर डेवलपिंग द टर्मिनोलॉजी, वी आर नॉट येट इनटू द टॉपिक। एक्चुअली जो स्टेप्स आपको 11th 12th की फिजिक्स में अप्लाई करने पड़ेंगे वो अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं। हाँ, जल्दी आने वाले हैं। एक नया टर्म पढ़ रही है, हेडिंग दे दीजिए डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल बस लिख दीजिए व्हेन इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड within specified limits. Integration is performed within specified limits. Suppose एक लेंथ है, ये छोटा dx है, ये छोटा dx है, ये छोटा dx है, और कई सारे dx को ऐड कर रहे हैं तो टोटल x आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx को मैंने x कहा था ना। अब अगर ये लिमिट बोल दे कि भाई ये x1 से x2 तक इंटीग्रेट करना है तो ये लिमिट अगर दे देता है तो बस इसे डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। We are integrating within defined limits. We are integrating within defined limits. This is definite integration. This is definite integration. अभी हम ग्राफ का एरिया निकाल रहे थे। अगर वो बोलता कि ये x1 से x2 तो हम इसे ऐसा लिखते कि एरिया इज इक्वल टू y dx, और लोअर लिमिट इसको बोलते हैं लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में। ऐसा पढ़ते हैं इसको, ऐसा पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x1 टू x2। इंटीग्रेशन ऑफ y with respect to x from x1 to x2 या within the limits x1 to x2। ये सारे टर्म डरावने होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का टर्म शुरू में 1 दिन 2 दिन थोड़ा डरावना रहेगा,
ऐसे ही लिमिट्स का टर्म शुरू में थोड़ा सा डरावना रह सकता है, और बस इनकी फिर आदत पड़ने की बात है। ये बस वही बात है, टर्मिनोलॉजी, वी आर डेवलपिंग न्यू टर्मिनोलॉजी। डेफिनेट इंटीग्रल एक नाम था, डिफाइंड लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेशन करना है, हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है, इस पोर्शन के एरिया को इंक्लूड नहीं करना है, इस पोर्शन के एरिया को इंक्लूड नहीं करना है। बस इनकी कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है, बहुत ही सिंपल डिस्कशंस हैं ये। अगर बहुत ही सिस्टमैटिकली आपको पढ़ाया गया हो और आपने भी पूरे ध्यान से इसे सुना हो और एक कई बार कॉपी को रिवाइज किया हो, तो ये डिस्कशन एक्चुअली हद से ज्यादा आसान, प्योर मैकेनिकल है, आईक्यू बेस्ड टॉपिक नहीं है। जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमें करना है उनमें बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं है, केवल हमें स्टेप्स पता होने चाहिए, और टाइम लगता है इसमें, पूरा कॉन्फिडेंस आने में 1-2 महीने लग जाते हैं। एनीवे, अब आप आगे हेडिंग दे दीजिए, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल, when the limits of integration have not been specified, limits of integration have not been specified, it is open ended, it is open ended। अगली लाइन में लिखिए, रिजल्ट ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, result of indefinite integral is reported with, result of indefinite integral is reported with a plus sign, is reported with a term plus c, is reported with a term plus c, where c is integration constant, where c is integration constant। जो भी आंसर आता है ना इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन के रूल्स को फॉलो करने के बाद उसके बाद में उसमें एक प्लस सी और लिख देते हैं, इस सी को इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। आगे लिख दीजिए, चलिए यहीं पर एक बात, कि द वैल्यू ऑफ सी इज डिटरमिन्ड, द वैल्यू ऑफ सी इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशंस, वैल्यू ऑफ सी इज डिटरमिन्ड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन, from the initial conditions given in the question। ये पूरी बात अभी हमारे को नहीं समझ में आएगी और इसकी जरूरत भी नहीं है, समझेंगे, देखेंगे दोबारा। अगर डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, तब तो कोई एम्बिग्विटी क्वेश्चन में बचती नहीं है, और अगर इनडेफिनेट है तो उसका मतलब एक्चुअली समथिंग नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड टाइप का मतलब है। इनडेफिनेट से ये मतलब है इनडेफिनेट, अनडिफाइंड टाइप की बात है, क्लैरिटी नहीं है। उसमें हम आंसर में एक प्लस सी लिख देते हैं, वो सी की वैल्यू कैलकुलेट करना हम बाद में सीख जाएंगे जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। या तो सवाल में लिमिट्स बताई हो, डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल हो, और या फिर इनडेफिनेट हो तो हम आंसर में सी डाल देते हैं। हम लोग फिजिक्स में ज्यादातर क्वेश्चंस इनडेफिनेट के भी हो तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, यहाँ थोड़ी दिमाग की जरूरत पड़ती है, दिमाग लगाते हैं और हम उसे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 99% तो ऐसा ही करते हैं, एंड देन थिंग्स बिकम सिंपल। इनिशियल कंडीशंस वाली बात थोड़ी इरिटेटिंग होती है, क्वेश्चन सामने आएंगे तभी बात करेंगे। चलिए अभी भी ये बात लिख दीजिए, इन फिजिक्स वी कन्वर्ट most of the questions of indefinite integral, most of the questions of indefinite integral into questions of definite integral, into questions of definite integral, into questions of definite integral। बस फिजिक्स में तो हम लोग ज्यादातर इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बनाएंगे। आगे लिख दीजिए, बाय प्रॉपर्ली थिंकिंग सूटेबल लिमिट्स, बाय प्रॉपर्ली थिंकिंग सूटेबल लिमिट्स। लिमिट्स आपको सोचनी होंगी, लिमिट्स आपको सोचनी होंगी, लिमिट्स प्रॉपर्ली सोच के हम इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बना लेते हैं, और फिर
कोई एम्बिग्युइटी कहीं किसी प्रकार की बचती नहीं। ओके, अब हम अपनी असली बात पे आ रहे हैं। अभी तक हमने थोड़ा बैकग्राउंड डेवलप किया, अब एक्चुअली ये चैप्टर बिगिन हो रहा है। बस हेडिंग दे दीजिए सम फॉर्मूले, FORMULAE, सम फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन में भी हमने यही किया था कि फॉर्मूलों की लिस्ट दे दी थी बस एसेंशियली आपको, और उन फॉर्मूलों की एप्लीकेशन का ही केवल हमारा काम है। अभी भी हम वही करने वाले हैं। हालांकि मैं इसको फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं दे रहा, थोड़ा सा डिराइव भी कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने पढ़ ही लिया है, रिवाइज भी हो जाएगा। इसलिए चलिए हम थोड़ा सा कुछ स्टेप्स भी कर लेते हैं। फॉर्मूले हम हल्का सा डिराइव कर रहे हैं, हालांकि हमें सिर्फ उनके रिजल्ट चाहिए। नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड आइडियली। You may not revise these derivations later on. Just revise and remember the final results. तो पहला केस है, मैं डिफरेंशिएशन से बिगिन करता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इस चीज का डिफरेंशिएशन मुझे बता दीजिए। ddx of x to the power n plus 1, इस चीज का मैं डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ। n plus 1 into n x to the plus 1. power n. हाँ ठीक है, श्रेयर्था एक बार फिर से बोल दीजिए। So n plus 1 into x to the power n. हाँ ओके, पावर को नीचे लाइए, पहले जो पावर है जो भूत है से नीचे उतारिए, फिर वेरिएबल का नाम लिखिए, और फिर पावर जो कुछ भी है उसको 1 से घटा दीजिए, पावर नीचे लाइए, फिर ये ऐसा, ये आंसर, हाँ ये आंसर। फिर से ऐसा पूरा लिख लेता हूँ, ddx of x to the power n plus 1, ये आंसर। अभी मैं कहीं और पहुंचने वाला हूँ, मैं इस रिजल्ट पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ मैंने क्या किया, पावर को नीचे उतारा, फिर जो भी वेरिएबल है जैसा भी उसे कॉपी किया, और फिर पावर को 1 से घटाया, इसको मैं ऐसा यहाँ 1 भी मान सकता हूँ, कुछ नहीं है ना तो 1 मान सकता हूँ। अब मैं लिखता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मैं यहाँ ले गया क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ n plus 1 x to the power n dx। मैंने आपको पहले भी बताया, इस dx को हम यहाँ नहीं लिखते, पहले बाद में लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू में। इस dx को हम लोग बाद में ले जाते हैं। ये डेरिवेशन है, इसकी एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं है आपको। अब मैं कहता हूं इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दूं तो क्या d x n plus 1 is equal to n plus 1 into x to the power n dx। पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और फिर दोनों साइड्स को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। अब ये तो वही बात है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर्स साथ साथ आ रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर्स चिपके आ रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव कैंसिल कर देंगे तो आप जानते हैं इसका आंसर ये बचेगा। इसमें मैं ये कांस्टेंट वाली चीज बाहर ले आता हूं, और अब ये ऐसा बच गया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये तो कैंसिल नहीं हो पाए क्योंकि थोड़ा दूर है और बीच में वेरिएबल का टर्म आ रहा है। अब एक्चुअली मैं इसमें इंटरेस्टेड था, मेरे को जो पहला फॉर्मूला आपको देना था, जो मुझे डायरेक्टली ही दे देना चाहिए था, वो ये है x to the power n plus 1 upon n plus 1। एक्चुअली मेरे को पहला फॉर्मूला ये पढ़ाना था आपको। डिफरेंशिएशन भी मैंने शायद गॉस फॉर्मूला कहा था ना, ddx of x to the power n। तो इंटीग्रेशन का जो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो मैं विदाउट एनी बैकग्राउंड, विदाउट एनी सपोर्ट याद करना ही होगा, वो ये है। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप गॉस फॉर्मूला लिख दीजिए। शायद सबसे ज्यादा बार जिस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के जिस फॉर्मूले को हम सबसे ज्यादा बार यूज करेंगे वो यही है, इसलिए मैं इसे गॉस फॉर्मूला कह रहा हूं।
ठीक है। और चूंकि यहाँ लिमिट्स अभी नहीं बताई गई हैं, इसलिए हम आंसर में प्लस सी भी लिखेंगे। स्कूल एग्जाम्स के लिए प्लस सी वगैरह बातें काम की हैं, कंपटीशन में तो इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये इसकी यहाँ लिमिट्स डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम आंसर में प्लस सी लिख देंगे। इसको भी इग्नोर कर दो और बस इसी को ऑब्जर्व करो कि ये इंटीग्रेशन में आंसर क्या आया है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के पूरे स्टेप्स भी हम यहाँ उल्टा करते हैं, उनका सीक्वेंस भी उल्टा करते हैं। देखो ddx और x टू दी पावर n में क्या करते थे, पावर को नीचे उतारते थे, फिर नया पावर एक से घटा देते थे। यहाँ पे तुम पहले पावर को बढ़ाओगे, माइनस करने के बजाय बढ़ाओगे, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करोगे। वहां पहले हम मल्टीप्लाई करते थे और फिर पावर को घटाते थे। यहाँ पहले पावर बढ़ाएंगे, पावर से डिवाइड करेंगे। वहां डिवाइड करते थे, वहां पर पावर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पावर से डिवाइड किया है। वहां पावर घटाते थे, वहां पावर बढ़ाया है, और सीक्वेंस भी अलग है, ऑपरेशन भी उल्टे हैं और सीक्वेंस भी उल्टा है। यहाँ वहां पहले पावर को कॉपी करते थे, फिर पावर को घटाते थे, माइनस करते थे। अब हम पहले ही पावर को बढ़ा रहे हैं और नए पावर से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर रहे हैं। सब कुछ उल्टा है। हालांकि इतना डिटेल में बोलने की कोई मुझे जरूरत भी नहीं है, पर एक बार आप लिख दीजिए। चलिए लिख दीजिए। Here, first of all, we raise the power by 1. We increase the power by 1. We increase the power by 1. And then we divide by the new power. We divide by the new power. लिख दीजिए, the steps and the sequence all are just opposite. The steps and the sequence all are just opposite to, all are just opposite to differentiation. All are just opposite to differentiation. डिफरेंशिएशन में हम सबसे पहले पावर को मल्टीप्लाई करते थे और फिर पावर को एक से कम कर देते थे। यहाँ पहले पावर को एक से बढ़ा रहे हैं और फिर बढ़े हुए पावर से डिवाइड कर रहे हैं। सब कुछ उल्टा कर रहे हैं और सीक्वेंस भी उल्टा है। ठीक है, एनीवे, इसको इतना सारा बोलने की जरूरत नहीं है। आप तो सीधे ये देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 dx, तो आंसर आपको पता है क्या आएगा, बोलिए। x टू द पावर 8 upon 8 7 plus 1 upon 8 plus c। पहले पावर को एक से बढ़ाया और फिर नए पावर से डिवाइड किया। डिफरेंशिएशन में अगर मैं ddx ऑफ x टू द पावर 7 करता तो मैं पहले पावर से मल्टीप्लाई करता और फिर पावर को घटाता, है ना। बस आपको ये आना चाहिए। इफ यू आर एबल टू दिस परफॉर्म दिस ऑपरेशन देन इट इज गुड इनफ। अब तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं वो इसेंशियल नहीं है, दे गिव यू अ फील ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, इसलिए वो सब बातें की हैं। असली तो बस आपको ये आना चाहिए। इफ यू आर एबल टू परफॉर्म दिस इट इज गुड इनफ। गॉट इट। इंटीग्रेशन को मैंने बताया एडिशन, और अगर मैं n बार एडिशन कर दूं तो वो मल्टीप्लिकेशन के जैसा ही है। मैं चाहूं तो ये भी कह सकता हूं कि सिंपल अपना जुगाड़ के हिसाब से, देसी जुगाड़ के हिसाब से, कि इंटीग्रेशन इज लाइक मल्टीप्लिकेशन। भाई a में n बार ऐड करता गया तो a into n हो गया ना। तो इसलिए चूंकि इंटीग्रेशन इज लाइक मल्टीप्लिकेशन, into dx कर भी रहे हैं वैसे हम, into dx it is just like multiplication, so integrating once increases the power by 1। अब ये जुगाड़ वाली बातें हैं, आप कहीं लिख नहीं सकते और अपने खुद के सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। आप लिख लीजिए, लिख दीजिए, इंटीग्रेशन इज लाइक मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये कंटीन्यूअस एडिशन है। इसी वैल्यू को n बार ऐड करो या उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, बात देखिए। इनटू dx यहाँ आ भी रहा है। Therefore, in integration, on integrating once, the power increases by 1.
पर ये sin x cos वाले रूल जगह नहीं लग पाएगा, सिर्फ x to the power n में ही लगता है। फिर भी शुरू में ऐसे रूल्स काम आते हैं, ऐसे थंब रूल्स काम आते हैं कि यहाँ आप dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए x का पावर बढ़ जाएगा। मैंने डिफरेंशिएशन में बताया ही था कि इसमें दिस इज लाइक डिवीजन, इसमें dx नीचे आ रहा है, दिस इज लाइक डिवीजन, सो द पावर डिक्रीजेस बाय 1। इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीजेस बाय 1, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीजेस बाय 1 एंड डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीजेस बाय 1। आपको तो खाली ये सब करते आना चाहिए, आपको ये करते आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x to the power 7 plus maybe 3x square plus 5 by x square plus 7 plus x to the power 1 भी लिख देता हूँ, 2x plus 7 dx। बस ये करना है आपको ये सवाल आना चाहिए। ये हो जाएगा into x to the power 7 dx plus 3 x square dx plus 5 x to the power minus dx plus 2 x dx plus 7 dx। ऐसा हो गया। हमने ब्रैकेट खोल दिया और हर टर्म में इंडिपेंडेंटली ऑपरेशन को डिफाइन कर दिया, कांस्टेंट्स बाहर ले आया। इसका आंसर बोल दीजिए, इसका आंसर किसको बोलना है? श्रीयर्था बोलिए। Sir, x to the power 8 by 4 plus x cube minus 5 by x plus x square। हाँ ठीक है, शाबाश, ऑल राइट। अब मैं और लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, हो जाएगा 2 फिर x to the power 8 by 8, अभी सिंपलीफाई भी नहीं कर रहे, प्लस 3 x cube by 3, पावर 1 से बढ़ाना है और नए पावर से डिवाइड करना है, प्लस 5 x to the power -1 और -1 प्लस 2 x square by 2। ये x है मतलब x to the power 1 है और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7x। ये आंसर है, ठीक है। x to the power 8 by 8, x to the power 3 by 3, फिर x to the power -2 प्लस 1 करूंगा और जो भी नया पावर है उससे डिवाइड करूंगा। ये 2 यहाँ से आया, ये x यानी x to the power 1 तो x square by 2 और ये जो 7 dx है इसमें ये कैंसिल हो गया। इस वाले पोर्शन को मैं अलग से दिखाता हूँ। जो 7 dx है ना, इसको आप बोल सकते हैं 7 into x to the power 0 dx। पहले तो हमने रूल्स नहीं पढ़े थे तो जुगाड़ वाले मेथड से बता दिया था, अब वो रूल्स भी पढ़ लेते हैं। भाई ये 1 है ना, 1 into dx and anything to the power 0 is 1। ये 1 into dx है, anything to the power 0 is 1, तो 7 अब पावर 0 है, हो जाएगा x 0 plus 1 upon 0 plus 1, यानी 7 x to the power 1 upon 1, तो वही 7x आ गया, ठीक है। ये टर्म थोड़ा सा देखने लायक था, बाकी तो सब ठीक थे। जो खाली 7 है, इंटीग्रेशन में तो पावर 1 से बढ़ रहा है ना, यहाँ 7 का 8 हो गया, यहाँ 2 का 3 हो गया, यहाँ -2 का -1 हो गया, यहाँ पावर 1 का 2 हो गया, यहाँ कोई पावर नहीं है तो x का पावर 1 आ जाएगा ना। इंटीग्रेशन में x के पावर बढ़ते चले जाएंगे, गॉट इट। तो अभी हमने आपको ये पढ़ाया, पहला जो फॉर्मूला है ना हमारा, जो पहला फॉर्मूला है वो ये है, x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1। और अभी कुछ समय तक जब तक हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात नहीं कर रहे तो हम आंसर में ये प्लस से लिख लिया करेंगे। ये हमारा पहला फॉर्मूला है हमारा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग आपको ये लिखनी होगी, दिस फॉर्मूला is not valid
फॉर n इक्वल टू -1। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यही एक इकलौता एक्सेप्शन है बस। दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर n इक्वल टू -1। ठीक है, अगर ये मैं उसी फॉर्मूले को लगा दूं, तो रूल ये कहता है या पहले पावर में 1 ऐड करिए, फिर नए पावर से डिवाइड करिए, तो ये x टू द पावर 0 अपॉन 0, शायद ये 1 अपॉन 0 हो गया, इसे इंफिनिटी या इनडिटरमिनेट कह सकते हैं। इस तरह से अगर हमने स्टार्टिंगली इस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश की तो वी विल एंड अप नोवेयर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल करना है, नो इफ्स एंड बट्स, कहां से आया कोई मतलब नहीं, बस एप्लीकेशन में कॉन्फिडेंस चाहिए। और ये याद रखना है कि अगर n -1 है तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अगर n -1 होता है तो रिजल्ट क्या आता है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। अगर n -1 आता है, जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, इसको डिराइव नहीं कर रहा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx is log x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx is log x, क्योंकि आप जानते हैं कि ddx of log x is equal to 1/x। 1/x को log x को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा, और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वापस ये आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, और इसको इंटीग्रेट किया तो वापस ये मिल गया। ये वही बात तो सामने आ गई। ऐसे ही मैं सीधे फॉर्मूले नंबर 3 पे जा रहा हूं। और अब मैं प्लस सी नहीं आएगा, इसमें प्लस सी नहीं आएगा। प्लस सी आएगा, प्लस सी विल ऑलवेज बी देयर। मेरी हैबिट नहीं है उसकी, बिकॉज मैं फाइनली इवेंचुअली सब वही बना दूंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। अभी हर बार प्लस सी रहेगा, अगर मैं नहीं भी लिखूं तो इट इज देयर। इन डेफिनेट इंटीग्रल में आंसर्स में एक प्लस सी जरूर लगाया जाता है, इट इज वेरी मच देयर। स्कूल एग्जाम्स के लिए आप उसे लगाइए, अदरवाइज इट इज फाइन, इट डजंट मैटर एट ऑल। फाइन। जो मैं अगला आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि भाई dd थीटा ऑफ sin थीटा क्या होता है? तो साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो होता है cos थीटा। cos थीटा। क्या बात है, साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos थीटा आता है। मैं कह रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा। ये d थीटा पहले लिखूं या बाद में लिखूं? बाद में। हाँ, it makes sense। वो d थीटा पहले लिखने का कोई मतलब नहीं है। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो अब ये आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये छोटे छोटे साइन थीटास का सम है, d साइन थीटा ने छोटे छोटे साइन थीटा का सम है, तो ये पूरा बड़ा साइन थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। यानी अब हम फाइनल अपना फॉर्मूला ये बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू sin थीटा और हाँ प्लस c। दिस इज आवर रिजल्ट। हम ये डायरेक्ट कहना चाहते हैं अब कि यार साइन को डिफरेंशिएट करते थे तो cos आता था, इसका मतलब cos को इंटीग्रेट करेंगे तो sin आएगा। हमें इन स्टेप्स की एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट ये और लिखने की, सुनने की, पढ़ने की आपकी आदत बन जाए, इसलिए मैं इस तरह करा रहा हूं। हम डायरेक्ट बोल सकते थे कि sin थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos आता है, और cos को इंटीग्रेट करेंगे तो sin आएगा। हाँ, प्लस c एक लगा लीजिएगा, बस ये हमारा शायद थर्ड फॉर्मूला हो गया। और ऐसे ही मैं फिर से क्वेश्चन के रूप में करता हूं। dd थीटा ऑफ cos थीटा, ये क्वेश्चन है, क्या आता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। ये माइनस इंपॉर्टेंट है, माइनस sin थीटा।
ये माइनस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको क्या बोलते थे? जोर से बोलो। Decode mission. Decode mission. Differentiation of cos is minus sign. Differentiation of cos is minus sign. Decode mission. Okay. तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो d cos थीटा इज इक्वल टू माइनस d थीटा sin थीटा। ठीक किया ना मैंने? No, sir. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आपको सुधारना चाहेंगे मेरे को? The d theta part. सर डी थीटा बाद में आएगा। एक्सीलेंट। d थीटा बाद में आएगा। ये d cos थीटा होगा माइनस, तो माइनस की वजह से अब मैं दोबारा डेरिवेशन करा रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी दे सकता था माइनस sin थीटा d थीटा। अगला स्टेप मेरा क्या होगा बोलो? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। वेरी गुड आर्यन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, sin थीटा d थीटा आ जाएगा। यानी मैं इसको ऐसा कहना चाहता हूँ, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये छोटे छोटे cos थीटा का सम है, ये तो बड़ा सा cos थीटा आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। साथ में प्लस भी लगा देंगे, तो शायद हमारा फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। स्नेहा वर्गीस, ओके, गॉट इट। हम डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि भाई cos को डिफरेंशिएट करते हैं तो sin आता है, अभी sin को इंटीग्रेट करेंगे तो cos आएगा, बस ये माइनस साइन संभालना है। ये सारी चिंता माइनस की है। ये रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कैसे डिराइव किए हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके लिए केवल एक बात है कि कहाँ ये माइनस आता है और कहाँ नहीं आता है, वो आप अच्छे से ध्यान रखें। आपको ये तो याद रहता है कि साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस आता है, कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन आता है, साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस आता है, कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो साइन आता है। ये तो आपको ढंग से याद रहते हैं, माइनस में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन कर देते हैं। इसके लिए याद कराने के लिए मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ, ऐसा इनसेन मिका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस। उधर हम बोलते थे डिकोड मिशन, हम बोलते थे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन। ये थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, दे आर नॉट नेसेसरी बट यू मे यूज देम इनिशियली इफ यू लाइक। जब साइन को डिफरेंशिएट करते हैं तो प्लस कॉस आता है, कॉस को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है, जब साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस कॉस आता है, नहीं जब साइन को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस कॉस आता है, और जब कॉस को इंटीग्रेट करते हैं, जब कॉस को इंटीग्रेट करते हैं, इनसे कॉस को इंटीग्रेट करते हैं तो साइन आता है। तो इसीलिए जरूरी है या तो बहुत ज्यादा फोकस्ड हो और थोड़ा धीरे थॉट्स आ रहे हो, वरना ये जरूरी है, ये सपोर्ट जरूरी है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस। तो साइन वाला जब माइनस कॉस है तो जो साइन वाला नहीं होगा, कॉस वाला होगा, वो सीधे फिर साइन आएगा। साइन को करते हैं तो कॉस आता है, कॉस को करते हैं तो साइन आता है, कहीं एक माइनस आता है, वो आपको ध्यान रखना है। और बस फिर मैं फिफ्थ फॉर्मूला आपको इसका और दे दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, अभी मैं ये डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है e टू द पावर x, क्योंकि ये तो इसको इंटीग्रेट करो तो भी ये यही रहता है और डिफरेंशिएट करो तो भी ये यही रहता है। ये बड़ा बेशरम फंक्शन है। आप इसे मारो कूटो प्यार करो कुछ कार करो, डिफरेंशिएट करना या मारना कूटना और इंटीग्रेट करना यानी प्यार करना कुछ करना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ddx ऑफ e टू द पावर x d e टू द पावर x ही था, इसको डिफरेंशिएट करो तो भी यही रहता है और इसको इंटीग्रेट करो तो भी यही रहता है। बस ये 5 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, राइट? ये 5 फॉर्मूले एसेंशियली बस अभी हमारे काम के हैं, जिनका हमने इनिशियली डिफरेंशिएशन पढ़ा था, उन्हीं का अब हमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया। ठीक है? Yes. मैं यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की एप्लीकेशन भी आपको दिखा सकता हूँ। अगर इंटीग्रेशन ऑफ x² dx पूछता और इसकी लिमिट्स बोलता 2 to 3 ऐसा,
ठीक है, तो ये आ जाता है x³/3, इसका आता है x³/3 और लिमिट्स हैं 2 to 3। हम इसको ऐसा निकालते हैं, वैल्यू ऑफ द एंटायर ब्रैकेट और अपर लिमिट minus the value of entire bracket for lower limit। मतलब मैं काम करता हूं, इसको ऐसा लिख लेता हूं, ये बेसिकली तो प्लस सी आना चाहिए था। x² dx का आंसर ये आना चाहिए था x³/3 प्लस सी। फिर लिमिट्स हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिमिट्स लिख देते हैं, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू निकालते हैं फॉर x इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू लोअर लिमिट। दिस इज हाउ वी परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट। ये आ रहा है x³/3 और अगर ये लिमिट्स ना होती तो मैं प्लस सी लिखता। अब लिमिट्स दी हैं तो मैं बोल देता हूं इनको, ये लोअर लिमिट को यहां लिख देता हूं, अपर लिमिट को यहां लिख देता हूं। ना पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर द वेरिएबल इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर द वेरिएबल इज इक्वल टू लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा। ये आएगा, पहले मैंने x³ को x को 3 लिया तो पहला ब्रैकेट ये आ रहा है, फिर मैंने x को 2 लिया तो दूसरा ब्रैकेट ये आ रहा है। ये पूरा ब्रैकेट फॉर x इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस ये पूरा ब्रैकेट फॉर x इज इक्वल टू लोअर लिमिट। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं सिंपलीफाई नहीं कर रहा हूं, बस यही आंसर छोड़ दे रहा हूं। एक ही बात मुझे दिखानी थी कि c का टर्म कैंसिल हो गया ना, ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसीलिए मैं इसकी परवाह नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने लिमिट्स पुट कर दी तो c का टर्म अपने आप ड्रॉप आउट हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा। बस ऐसे ही हम ये कर सकते हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ठीक है, इसकी कोई फाइनल वैल्यू बता दो मुझे। यस, मेक इट फास्ट। हाँ निशिता बोलिए, निशिता बोलिए। -1 हाँ -1 -1 राइट। तो क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos का जो आंसर आता है वो लिखेंगे। इनसेन मिका तो यहाँ फिट नहीं हो रहा, तो साइन cos का इंटीग्रेशन मतलब साइन आएगा, साइन थीटा आएगा। ज्यादा ही है तो प्लस सी लिख देता हूं और इसकी वैल्यू फ्रॉम 0 to 90 लिख लेता हूं, तो हो जाएगा साइन 90 प्लस सी माइनस साइन 0 प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। साइन का ग्राफ हमने पढ़ा ही था, साइन 90 होता है 1, जो हो जाएगा 1 प्लस सी माइनस साइन 0 इज 0 माइनस 0 प्लस सी, तो ये हो जाएगा, ये तो आंसर 1 आ रहा है। -1 शायद मैंने सुना था। यस सर, +1 ही आएगा। हाँ सर 1 ही आ रहा है। हाँ +1, ओके फाइन। ये यहाँ पर मुझे माइनस का कंफ्यूजन था, तो मैंने फिर से चेक किया कि इनसेन मिका वाला केस तो नहीं है। अगर ये इनसेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन नहीं है, इसका मतलब बढ़िया है, बस cos को साइन लिख दो। अगली बार से मैं सी भी नहीं लिखा करूँ। अब मुझे मालूम है कि डेफिनेट इंटीग्रल में सी कैंसिल हो जाता है, तो मैं सी नहीं लिखा करूंगा। ये सी क्यों लिखा था या सी को कैसे ऑब्टेन करना है वो हम आपको फिर बाद में बताएंगे, अभी तो छोड़ दीजिए।
और ऐसे ही बस अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री, ये कर लेते हैं। ये इनसे मिका वाला केस है। अब जब से आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ब्रैकेट के अंदर प्लस सी मत लिखिएगा, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं कि प्लस सी कैंसिल हो जाता है। इसको आंसर बताना है। स्टेप्स सारे करिए, स्टेप्स कम करने से आंसर गलत हो जाता है। ठीक है निशिता, आपने हाथ खड़ा किया है पर मैं आपसे भी नहीं पूछ रहा। आगे हाँ श्रेयर्था बताइए। -1 ये -1 आ रहा है। ओके सुनिए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इन सेन मिका, ये आएगा माइनस कॉस थीटा। इस माइनस को आप चाहो तो ये बाहर कॉमन ले आओ, -1 जैसा है ना। फिर ये 90 से 180, फिर माइनस बाहर रख लीजिए, cos 180 माइनस cos 90, और फिर मेरा cos का ये ग्राफ था, ये 90 है और ये 180 है, ये माइनस ना cos 90 इज 0, सॉरी cos 90 पहले आया है, 180 का टर्म ये है 180 cos 180, दिस इज -1 cos 180 cos 90 ये है 180 ये है, cos 180 इज -1 माइनस cos 90 इज 0, फिर गलत हो गए, इसका आंसर आया +1। यस सर। इसका आंसर है +1। गॉट इट? बस ठीक है। अब आप इस तरह डेफिनेट इंटीग्रल को भी अब आप समझ गए। पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू लोअर लिमिट। ओके, अब इसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में भी किया था। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b ये निकालना है, एक बार तो मैं इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करूंगा, फिर कुछ रूल्स ऑब्जर्व कर लूंगा, रूल्स बना लूंगा, एक बार तो मैं करूंगा। ये डायरेक्टली x टू द पावर n नहीं है, ये एक्सप्रेशन कुछ और है और जो इंटीग्रेट कर रहा हूं वो कुछ और है। दिस इज ब्रैकेट के अंदर अगर कोई और एक्सप्रेशन हो तो उस एक्सप्रेशन को z मान लेते हैं। ऐसा लिख दीजिए, द एक्सप्रेशन inside the bracket, the expression inside the bracket is given some variable named z. The expression inside the bracket is given some variable named z. मैं ax plus b को z मान लेता हूं, तो फिर जो मुझे निकालना है वो है z to the power n dx। ये तो z मान लिया मैंने, ये z to the power n हो गया और मुझको ये निकालना है z to the power n dx, ये मेरे को निकालना है। और आप जानते हैं कि ये इनकम्पैटिबल है। क्या करें कंपैटिबिलिटी लाने के लिए, क्या करें, कोई सजेस्ट करेगा? सर z का इंटीग्रेशन। नहीं, z का इंटीग्रेशन मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, ये वो नहीं है जो मैं सुनना चाहता हूँ। आप अपने दिमाग में हो सकता है आप सही हो, मैं पहले तो उसे सिस्टमैटिक, मैं तो बहुत सिस्टमैटिक चलने वाला व्यक्ति हूँ, सो आई वांट टू थिंक्स गो अहेड स्टेप बाय स्टेप। सर जैसे डिफरेंशिएशन में किया था वैसे ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dz ऐसे करेंगे क्या? यही सुनना चाहता हूँ। इस कंपैटिबिलिटी को लाने के लिए ऐसा आप लिख दीजिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dz। मैं बहुत सीक्वेंस और बहुत सिस्टमैटिक स्टेप्स में विश्वास रखता हूँ, and that is my teaching methodology. Perfectly fine, dz से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब अगला आप फिर बताइए, आप ही को बताना है कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ। न्यूमरेटर्स को एक्सचेंज कर डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर। मैं सुन नहीं पा रहा, सिर्फ इसी का क्वात्रा बोलेंगे, बाकी चुप रहेंगे।
इसी का We क्वाड्रा. will swap the denominators. That's right. I will swap them, but these two, I'll swap these two actually, so that this comes in the format dz comes here and dx goes there. ये मेरे को यहाँ dz का टर्म लाना ही होगा, वो आ भी गया. मैंने इसके लिए dz से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फिर इनको स्वैप कर दिया. यहाँ पर ये चीजें हैं, दो चीजें जिन्हें मैं स्वैप कर सकता हूँ. यहाँ तो दो चीजें हैं ही नहीं जिन्हें मैं स्वैप कर सकता हूँ. Now this comes in the format exactly I want. मुझे कंपैटिबिलिटी के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए, z to the power n dz. अब मैं फिर बस इसको एक काम और करता हूँ, इसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ. ये ऐसा है, और इसको जब मैं अपॉन में ले जाऊंगा तो ये dx by dz बन जाएगा. बस अब कुछ हो गया. अब कुछ वैसा ही हम रूल बना लेंगे जैसा डिफरेंशिएशन में बनाते थे. हम बार बार ये सब्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे, बस थोड़ी ऑब्जर्वेशंस करेंगे. ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट टू द पावर एन dx करने वाले हैं तो आप इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट टू द पावर एन जो होता है वही करिए. ये अज्यूम करते हुए कि आपने उसे प्रॉपर वेरिएबल दे दिया होगा. जैसे लिख ही लेता हूं, ये ऑपरेशन परफॉर्म करिए और बस फिर ddx ऑफ ब्रैकेट से अलग से निपटिए. आप वही करिए जो इंटीग्रेशन में करते हैं, और ddx ऑफ ब्रैकेट से आप पहले मल्टीप्लाई करते थे डिफरेंशिएशन में. आज ddx ऑफ ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे. यह सब उल्टा चलता है ना, डिफरेंशिएशन का यहां सब उल्टा चलता है. जो आप इसका करते हो ना वो करो, पर ddx ऑफ ब्रैकेट से अब डिवाइड करेंगे. इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन के स्टेप्स आ रहे हैं. हम एक्चुअली तो इंटीग्रेशन लेके चले थे, पर इसकी सॉल्यूशन में कहीं बाद में डिफरेंशिएशन आ रहा है. मैं इसका जो करता हूं ना, मैं इसका जो करता हूं वो करूंगा इंटीग्रेशन, पर बाद में ddx ऑफ ब्रैकेट से डिवाइड करूंगा. इन्हीं को हमें याद करना है, इन्हीं को याद करना है. अब ये z का सब्स्टिट्यूशन हम दोबारा कभी भी नहीं करने वाले. कहीं क्लैरिटी ना आ रही हो, कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो तो हम करेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे. इसे डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे. एक या दो सवालों में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बाद कभी कोई इशू नहीं रहेगी. ध्यान से सुनिए. आप क्या मुझे आंसर ऑलरेडी बता सकते हैं? जिसको भी आंसर बताना है, कॉपी चेक करानी है, वो कॉपी अपने कैमरे के सामने रख दे. पहले हाथ खड़ा करे. जिसको कॉपी चेक करानी है वो मुझे कॉपी दिखा दे. जो करते हैं इंटीग्रेशन में, यानी पहले पावर बढ़ाइए, पहले ब्रैकेट को कॉपी करिए, पावर बढ़ाइए, बढ़े हुए पावर से डिवाइड करिए, फिर ddx ऑफ द ब्रैकेट से एक बार और डिफरेंशिएट करिए. जिसको भी आंसर दिखाना है, आई वांट टू चेक योर कॉपीज. श्री अर्थ शर्मा, कॉपी दिखाइए. कैमरा ऑन करिए श्री अर्थ का. ओके, कॉपी सामने रखिए. एक मिनट रखे रहिए. एक मिनट, कॉपी रखिए. हाँ श्रीर्था, आपकी कॉपी रखे रहिए, वहीं रखे रहिए. मैं देख नहीं पाया था, अब आएगी. हाँ हाँ, ax plus b to the power 4/4. हाँ हाँ, परफेक्ट, एक्सीलेंट, वंडरफुल. ऑल राइट. शांभवी सिंह, आप अपनी कॉपी रखे रहिए. हाँ बस वहीं फ्रीज कर दीजिए थोड़ा. एक मिनट. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया. एनीबडी एल्स?
ठीक है शांभवी, कॉपी हटा लो। शांभव शर्मा, just for wait for a while. शांभव शर्मा, एक मिनट बेटा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया यार, अच्छा लिखा है। पर बाद में वो सेकंड स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। Yes, पहले स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन आएगा, दूसरा स्टेप जो है ना उसमें इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा। Yes. क्योंकि कभी भी इंटीग्रेशन का साइन खाली ऐसा नहीं आता। ठीक है, मैं एक मिनट, हाँ अब आप कॉपी हटा लीजिए। ठीक है, अब मैं, और लोग हैं तो क्यों में, पर मैं अगला कोई क्वेश्चन उनसे पूछूंगा। अभी आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए। इसको शांभव शर्मा ने ऐसा लिखा था, ऐसा। ये तो अच्छा लिखा था, ये तो बढ़िया लिखा था, पर ये कभी कोई एक वैलिड एक्सप्रेशन है ही नहीं। जब तक इसके आगे आप dx, dy या dz कुछ नहीं लिखाएंगे, दिस इज मीनिंगलेस। इंटीग्रेशन ऑफ साइन हैज गॉट नो मीनिंग, साइन x हैज आल्सो गॉट नो मीनिंग। कभी कभी हम खाली साइन लिख देते हैं, कभी कभी साइन x लिख देते हैं। ये dx लिखना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर ये कुछ मिसिंग है। ठीक है, वो जल्दबाजी भी होती है आपकी, बिकॉज यू आर इन अ हरी टू शो योर आंसर। वो थोड़ा सा कंट्रोल करिए, बहुत ध्यान से देखिए हमको क्या करना है, सीधे आंसर ही लिखना है। अब इंटीग्रेशन का साइन नहीं आएगा, हम उसका प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। हम ये ब्रैकेट लिखते हैं, पावर बढ़ाते हैं, फिर बढ़े हुए पावर से डिवाइड करते हैं इनटू ddx ऑफ ब्रैकेट, ऐसा। ठीक है, ब्रैकेट कॉपी किया, फिर पावर +1 कर दिया। तो मैं ऐसा लिखवा देता हूं, ब्रैकेट ब्रैकेट पावर +1 अपॉन पावर +1 इनटू ddx ऑफ ब्रैकेट। ये तरीका है, इसको आपको याद करना है, इसको याद करना है, बस मजा आ जाएगा। राइट, यहां ब्रैकेट है ax + b, पावर बढ़ा दीजिए, नए पावर से डिवाइड कर दीजिए, और ddx ऑफ ब्रैकेट ये हो जाएगा ax + b टू द पावर 4 अपॉन 4, और इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो बस ये और आएगा। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जो अपॉन में टर्म आता है ना, वो बस ये जो x का कोएफिशिएंट है वही आ जाता है, मोस्टली तो ये लागू हो जाता है। आप ये सब जो करते हैं ब्रैकेट का वो करिए, साथ में ये जो टर्म आता है इसको आप करवाइए। अगर नहीं लिखना चाहते इनिशियली तो आपको शायद हेल्प मिल जाएगी कि लिख दीजिए द एडिशनल टर्म इन द डिनोमिनेटर, द एडिशनल टर्म इन द डिनोमिनेटर is the coefficient of variable in the given expression, is the coefficient of variable in the given expression. अगर ये sin x cos x वगैरह हो तब तो ये बात वैलिड नहीं है, अदरवाइज ये बात वैलिड है। अगर ये x y z टाइप की कुछ चीजें हैं तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है ना बस वो यहाँ चिपक जाएगा। ठीक है, अब आप बहुत तेज इस क्वेश्चन को लगता है कर पाएंगे। तो x + 5 टू द पावर 7 dx, इसका आंसर आप बता दीजिए। अक्षज अग्रवाल, कोई आंसर है आपके पास अक्षज? ये सर मैं कर रहा हूँ। हाँ अक्षज, बताना है आपको बेटा। सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। शांभवी सिंह, आंसर बोल दीजिए। 2x + 5 raised to the power 8/16। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, एक्सीलेंट। दानिश बोल दीजिए। Sir, 2x + 5 to the power 8/16। बहुत बढ़िया। ईशान जाटव। सर 2x + 5 to the power 8/16। बहुत बढ़िया। आर्यन नामदेव।
Sir, 2x plus 5 whole raised to the power 8 upon 16. मेरा भी आ बहुत गया सर. बढ़िया. आयरीन मैथ्यू. Sir, 2x plus 5 the whole raised to the power 8 upon 16. बहुत बढ़िया. ठीक है. ऑलराइट. फरीन एंड मरियम, आप कॉपी दिखाना चाहेंगे क्या? स्टेप्स देखने हैं मुझे. फरीन एंड मरियम, इफ यू विश कॉपी दिखा दीजिए प्लीज. किसका वर्क है ये? फरीन का है कि मरियम का है? मरियम का. मरियम का. यस सर. हाँ ठीक है, अच्छा लिखा है. नीचे आपने ब्रैकेट कम यूज करते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको. अच्छा लिखा है. ये सारे वही स्टेप्स है जो मैं चाहता हूँ. जो लोअर नीचे वाला स्टेप है उस पर ब्रैकेट लगाइए, फिर से दिखाइए मुझे. चलिए ठीक है, ओके डन. जी. ठीक है, ब्रैकेट बहुत कम यूज करते हैं, ये बात तो बढ़िया है. अब मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं उसका फॉर्मूला लगाना शुरू कर चुका हूँ, सॉल्यूशन लिखना शुरू कर चुका हूँ. ब्रैकेट में जो करता हूँ वो करूंगा, इंटीग्रेशन में जो करता हूँ वो करूंगा. पावर एक से बढ़ाया, फिर नए पावर से डिवाइड किया, और उसके बाद मुझे कायदे से ये टर्म लिखना चाहिए था ddx of 2x plus 5. और इसकी कॉपी में, मरियम की कॉपी में 8 था यहाँ पर, और फिर शायद बस ये 2 plus 0 था, ऐसा कुछ था. ये ब्रैकेट यहाँ होना जरूरी है. पावर ब्रैकेट, फिर पावर एक से बढ़ाया, नए पावर से डिवाइड किया, फिर ddx ऑफ ब्रैकेट से डिवाइड करते हैं. डिफरेंशिएशन में हम जब चेन रूल लगाते थे, ये सब्स्टिट्यूशन जब करते थे, तो ddx ऑफ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते थे, और जो डिफरेंशिएशन में करते थे उसका एकदम उल्टा इंटीग्रेशन में करेंगे. इसलिए अब ddx ऑफ ब्रैकेट से डिवाइड करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो 2 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा. पर इसका क्या मतलब लगाया जाए? ब्रैकेट जरूर लगाइए. ठीक है, वही मैं आपको डायरेक्ट कह रहा था कि ये जिससे आप डिवाइड करते हो ना, वो ये टर्म होता है. जिससे आप डिवाइड करते हो बस वो ये टर्म होता है. ठीक है, ऑलराइट. इसी तरह मैं आपको अगला क्वेश्चन ये दे रहा हूं, e टू द पावर 3y इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3y plus 7 dy, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3y plus 7 dy. इसका आंसर जिसको बताना है, इसका आंसर किसको बताना है? रेज योर हैंड. शांभवी सिंह. ओके, निशिता बोल दीजिए. नहीं, चलिए निशिता रहने दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ शांभव शर्मा से. सर e to the power 3y plus 7. अर्णव जैन. e to the power 3y plus 7 upon 3. ओके, फरीन. e to the power 3y plus 7. ओके, निशिता. थोड़ा डिले रहता है आपके आंसर में हमेशा, आई डोंट नो व्हाई. इतनी देर में मैं टर्न चेंज कर देता हूँ. निशिता बोलना है आपको, मेक इट फास्ट. आई डोंट नो व्हाई द डिले. ऐसा लग रहा है हम लोग कैमरे पे इंटरव्यू ले रहे हैं. निशिता, आप वहां हैं? आप सुन रही हैं? आर यू गेटिंग मी? आर यू देयर ऑन द लाइन? हेलो 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 हेलो. ऐसे इंटरव्यू चलते हैं ना, वैसे ही हो रहा है. हाँ, मैं तो कैमरामैन होके रह गया हूं बस. अरसलान जाकिर. हाँ निशिता, कॉपी दिखानी है तो आप दिखा सकते हैं. अगर आपको कॉपी दिखानी है तो दिखा दीजिए प्लीज. जब तक अरसलान जाकिर से आंसर पूछ रहा हूं, बोल दीजिए जाकिर भाई. शीतल, कैमरा दिखा दीजिए. निशिता, मैं वेट कर रहा हूं आपका.
हाँ बस एक मिनट। यार ये तो 3y + 7 dy, ये तो आंसर सही नहीं दिख रहा है यार, ये आंसर सही नहीं है। कैमरा ऑफ कर दीजिए आपका। कोई और वर्किंग दिखाएगा क्या मुझे, जिसको अपनी वर्किंग दिखानी हो? ऑन कर लीजिए वीडियो, जिसको भी अपनी वर्किंग दिखानी हो। मेक इट फास्ट। चलिए मैं बात करता हूं आपसे। स्वराज गुप्ता, आपको कोई आंसर है आपके पास? Sir, it is e की power 3y plus 7 upon 3. अपॉन 3. हाँ बस वही तो, वही है, बस वही चाहिए। देखो अपन ने ये कहा था कि ई वाला जो फंक्शन है वो बेशरम है, इसे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात तो सही है कि जो इसका होता है वो करेंगे, ई का जो होता है वो करेंगे, पर बाद में ये चीज तो कभी मिस करेंगे ही नहीं कि डी डी वाई और ब्रैकेट से डिवाइड करिए। इसमें इसको जब देखा तो मैंने कहा अब मैं अभी पहले तो मैं इससे निपटा, ही से सर इससे निपटा तो वही का वही आप कॉपी कर दिया। सर अब आपकी इससे स्क्रीन भी नहीं तो आ रही। निपटना है ना, दिस इज अ डिफरेंट एक्सप्रेशन। डी डी वाई और एक्चुअली ब्रैकेट ये है, मुझे इसको क्वेश्चन को ऐसे देना चाहिए था आपको, शायद सर ये ऐसा देना चाहिए। सर आपकी स्क्रीन जब आप अंदर घुसे तो आपको पहले ये मिला, सर आपकी स्क्रीन नहीं आ इसका रही। तो जो करते हैं सर वो आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। क्या विजिबल नहीं है? स्क्रीन आपकी सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा वो ये 3 दिख नहीं रहा था। सर आप पे कैमरा, आपका कैमरा आई थिंक डिस्कनेक्ट हो रहा है। आपने किसी और पे कैमरा लॉक करके रखा है। सर पिन हो गया किसी और का। आपने मेरा वीडियो स्पॉटलाइट कर रखा है। ठीक है, आप ठीक है? यस सर। ठीक है सर? यस सर। Yes, ओके sir. फाइन। अच्छा लगा, आपने टाइमली बोल दिया। भाई देखिए, जैसे ही आप अंदर घुसे ना तो सामने अगर साइन मिलता तो मैं वो करता जो साइन का करता हूं। अभी मैंने वो किया जो ई का करता हूं, और ई में मैं कुछ भी नहीं करता, सब वैसा का वैसा रहता है। फर्क ये कि नई एक्सप्रेशन है, इसका तो मेरे को डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना ही पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी बातें। आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x साइन 7z + 8 dz कर दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए। बाकी इसके बारे में हम कल बात करेंगे, आज बस ये लास्ट एक आंसर आप बता दीजिए। अर्णव जैन आंसर बोलिए। माइनस कॉस 7z plus 8 upon 7. बस हो गया, बहुत बढ़िया, आगे आपको समझ में आ। जाकिर भाई, अरसलान जाकिर, दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंच रही हमारी। इशिका क्वात्रा, बोलिए आंसर। माइनस कॉस 7z plus 8 by 7. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी। मुस्तफा, रिजवान भाई। सर माइनस कॉस 7z plus 8 upon 7. एक्सीलेंट। अक्षय अग्रवाल। सर माइनस कॉस ब्रैकेट में 7z + 8 upon 7. अरे छा गए बॉस, छा गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, साइन का जो करते हैं वो करेंगे। साइन का आता है कॉस, इनसेन मिका माइनस कॉस। अब साइन से निपट चुके हैं ना, तो अभी इसका कुछ नहीं करेंगे। अभी इसका कुछ नहीं किया, अब इसकी बारी है, और अब डिवाइड करते हैं। ddz ऑफ 7z + 8, इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस कॉस 7z + 8, और ये तो आप जानते हैं, बस जो इसका कोएफिशिएंट है वेरिएबल का, वेरिएबल के साथ जो आ रहा है बस वो नीचे लिख देते हैं। ज्यादातर तो काम चल जाता है कि वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है बस उसको नीचे लिख दीजिए। डिफरेंशिएशन में जिससे आप मल्टीप्लाई करते थे ddx और ब्रैकेट से, आज आप उससे डिवाइड कर रहे हैं, बस इतना ही। इसको 2-3 बार 4 बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हमारा इंटीग्रेशन भी हम और समाप्त कर लेंगे।
ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. इसको Thank तीसरा you. बार Thank पढ़िएगा you, तब sir. मजा आएगा। थैंक यू सर। ओके, बाय।